क्लास स्टार्ट करें। चलिए, अवध, जब आप लोगों को बंगाल बता रहे थे तो बंगाल के इतिहास से थोड़ा सा ये इतिहास मिलेगा, जुड़ेगा। हम क्या बताए थे कि एक मुगल बादशाह हैं जिनका नाम है मोहम्मद शाह, है ना? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद ऑफ भी कर सकते इतना सारा पढ़ा कितना क्लास वाला पीडीएफ रेस्ट कीजिए मास्टर। ये बताइए कि अब एक मुगल बादशाह है जिसका नाम क्या है? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के काल में फैन ऑफ करवा दीजिए सर, फैन बंद करवा दीजिए सर। कौन चला दिया? पीछे से कोई उठा सर को ठंडा लग एक आवाज भी कम सुनाई देता है। अपने आप सबको ऑन कर दिया, कैसा दिया? अभी चालू किए थे। यही चालू किया। देखने भी लग रहा है। मोहम्मद शाह के शासन काल में 3 राज्य अलग हुआ था। बंगाल, अवध और हैदराबाद। ठीक है। ये अवध जो राज्य है, ये अवध राज्य का संस्थापक है चिंगीज़ खान। याद हो गया। जैसे तुमको वाला नोट्स लेना है। सआदत खान। अवध जो राज्य है, अवध राज्य का संस्थापक कौन है? तो सआदत खान। और इस राज्य की स्थापना जो हुई, इस राज्य की स्थापना 1722 में किया गया। सआदत खान जो है, ये मोहम्मद शाह का एक अमीर रहता है और इसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि देता है। मोहम्मद शाह जो है, सआदत खान को मोहम्मद शाह बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया। सआदत खान को इसने बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। दूसरा चीज ये है कि अवध जो राज्य है, ये अवध राज्य मुगलों के लिए
मुगलों के लिए बफर राज्य था। इसका मतलब क्या होता है बफर राज्य का मतलब? बफर मतलब एक्स्ट्रा। हाँ? बफर मतलब एक्स्ट्रा। बफर मतलब बफर रख के चलना, एक्स्ट्रा लेके चलना। एक्स्ट्रा क्यों रखते हैं? सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए। तो ये मुगलों के लिए सुरक्षित राज्य था, है ना? अब सुरक्षित किस संदर्भ में? क्योंकि इस समय मुगलों को सबसे ज्यादा डर किससे है? मराठा से। तो मराठा अगर मुगल पर कभी आक्रमण करेंगे तो मुगलों पर आक्रमण करने से पहले उसे अवध पर आक्रमण करना होगा। अगर वो अवध को जीत लेते हैं तभी वो मुगल पर आक्रमण कर सकते हैं। तब तक मुगल साम्राज्य को सचेत होने का, अवेयर होने का टाइम मिल जाएगा। साथ ही साथ अवध और मुगल मिलकर के मराठों के खिलाफ क्या कर सकते हैं? संघर्ष कर सकते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो मराठों के विरुद्ध मुगलों के लिए बफर राज्य का काम करता था, तो वो कौन है? अवध। इसीलिए अवध राज्य की जब स्थापना हुई थी तो अवध राज्य की स्थापना के समय मुगलों ने इसके खिलाफ कोई अभियान नहीं किया। अवध राज्य की स्थापना हुई कैसे? हुआ क्या कि जो हैदराबाद राज्य है, इस हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन है? इस राज्य का जो संस्थापक है वो है चिंगलिज खान। चिंगलिज खान। चिंगलिज खान को मोहम्मद शाह दक्षिण भारत में अपना सूबेदार बना करके भेजा था। और जब सूबेदार बना करके भेजा तो इसने दक्षिण भारत में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कर ली। और जब स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कर ली, हम आपको बताए थे कि हैदराबाद को कंट्रोल करने के लिए मुगलों ने किसको भेजा? तो मुबारिज खां को। याद है? मुबारिज खां को भेजा था, नहीं याद है? जब मुबारिज खां को भेजा था तो मुबारिज खां और निजाम के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? दो दिन पहले ही तो बताए। कौन सा युद्ध हुआ था? खेड़ा, सुकर खेड़ा, पाल खेड़ा। कौन सा युद्ध हुआ था? पाल खेड़ा का सर, पाल खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाजीराव और निजाम के बीच। क्यों हुआ था? क्योंकि इस युद्ध में चौथ की जब वसूली की थी, निजाम देने से इनकार कर दिया, है ना? तो मुबारिज खां को पराजित जब कर देता है कौन? चिंगलिज खां। तब देखेंगे क्या कि अब समझ गया मोहम्मद शाह कि इससे हम संघर्ष नहीं कर सकते, तो इसे भी एक उपाधि दे देता है और वो उपाधि है निजाम उल मुल्क का। निजाम उल मुल्क। मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क और चिंगलिज खां को निजाम उल मुल्क की उपाधि दिया और उसके स्वतंत्र राज्य की मान्यता भी दे दिया। ऐसे में निजाम उल मुल्क अपनी शक्ति ना बढ़ा सके, इसलिए अवध को मध्य भारत का या फिर मध्य भारत का सूबेदार बना करके किसको भेजता है? सादत खां को। मोहम्मद शाह जो है मध्य भारत का सूबेदार बना करके भेजता है सादत खां को, और सादत खां भी उसके शासनकाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया। सादत खां अपने शासनकाल में सिर्फ राजस्व व्यवस्था में ही सुधार किया। जब यह अवध राज्य का स्थापना किया तो चूंकि जो मुगल टैक्स वसूलते थे उन्हीं अधिकारियों के सहयोग से अब ये टैक्स वसूलने का अधिकारी हो गया था, तो इसने सिर्फ कर व्यवस्था में सुधार किया। सादत खां का उत्तराधिकारी कौन बना?
सआदत खां का उत्तराधिकारी कौन बना? तो उसका नाम है सफदरजंग। ठीक है। सआदत खां का उत्तराधिकारी बनता है सफदरजंग। और सफदरजंग कौन है? सआदत खां का दामाद और भतीजा। ये जो है ये सफदरजंग का दामाद और भतीजा है। ईस्वी में सफदरजंग क्या किया? 1742 ईस्वी में इसने मुगलों से पटना छीन लिया। इसने क्या किया? मुगलों से पटना पर अधिकार कर लिया। हाँ, सफदरजंग सफदर अच्छा इसको पढ़ दिए हैं 2 मिनट। सफदरजंग जो है इसने क्या किया? मुगलों से पटना छीन लिया। मोहम्मद शाह के शासन काल में सफदरजंग इतना ताकतवर हो गया कि मोहम्मद शाह ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया। अपना प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया। एक स्वतंत्र राज्य का व्यक्ति, एक स्वतंत्र राज्य का शासक मुगल साम्राज्य का क्या है? वजीर के पद पोस्ट पर नियुक्त हुआ। हाँ, नहीं इसको सफदरजंग को सर इधर सिंडिकेट सफदरजंग को यहाँ पर सफदरजंग। हुआ क्या कि मोहम्मद शाह जिस समय मुगल बादशाह था तो इसके शासन काल में आक्रमण किया था कौन? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है मणिपुर का युद्ध। मणिपुर का युद्ध। मोहम्मद शाह और अब्दाली के बीच में, दोनों के बीच में हुआ। हाँ, मोहम्मद शाह के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच में एक युद्ध हुआ था, मणिपुर का युद्ध। और इस मणिपुर के युद्ध में सफदरजंग जो है वो साथ दिया था किसको? मोहम्मद शाह। मणिपुर के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध सफदरजंग जो है वो मोहम्मद शाह को साथ दिया था। इसी से खुश होकर के उसने इसको क्या बनाया था? वजीर के पद पर बनाया था। सफदरजंग का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका उत्तराधिकारी शुजा उद दौला बना। सफदरजंग का उत्तराधिकारी शुजा उद दौला बनता है और शुजा उद दौला अवध राज्य का सर्वश्रेष्ठ नवाब है। यह इस राज्य का सर्वश्रेष्ठ नवाब है। हो गया? फर्क है बता दे।
हो गया? शुजा-उद-दौला अवध का पहला नवाब है पहला नवाब जिसने मुगल बादशाह को अपने यहां शरण दिया। और पहला जो मुगल बादशाह 1759 में इसने सर्वप्रथम शाह आलम द्वितीय को शरण दिया। पीछे 1759 में सर्वप्रथम इसने शाह आलम द्वितीय को शरण दिया। शुजा-उद-दौला अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में भाग लिया। और ये इतिहास तो हम आप लोगों को 2-3 बार बताए हैं। कब हुआ? 1764 में पराजित होता है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और उस संधि में एक तो संधि होता है किसके साथ? बंगाल के नवाब के साथ 12 अगस्त को, और दूसरा संधि होता है 18 अगस्त को 1765 में किसके साथ? तो शुजा-उद-दौला के साथ। अच्छा, 12 अगस्त 16 अगस्त 2 अगस्त 12 अगस्त को और 16 अगस्त को 2 इलाहाबाद का संधि हुआ। हटा दे इसको। अरे बक्सर युद्ध में पराजय के उपरांत 16 अगस्त 1765 को अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद का संधि किया। इलाहाबाद का संधि किया। इस संधि के अनुसार शुजा-उद-दौला अवध में एक ब्रिटिश रेजिडेंट
स्वीकृति प्रदान किया। एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की स्वीकृति प्रदान किया। देखिए क्या होगा। ये ब्रिटिश रेजिडेंट इस शर्त पर रखा गया था। इसके साथ क्या क्या शर्त था? पहला तो शर्त ये था कि अब अवध किसी भी विदेशी या फिर देशी राज्य के साथ समझौता नहीं करेगा, बिना अंग्रेजों की जानकारी के समझौता नहीं करेगा। दूसरा चीज है कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। रेजिडेंट का मतलब है कि ब्रिटिश आर्मी कमांडर रहेगा, और वो आर्मी कमांडर के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी भी रहेगी, और वो सेना की टुकड़ी अवध राज्य की सुरक्षा के लिए होगा। इसलिए उस सेना का खर्च कौन उठाएगा? अवध। ऐसे में अवध के खर्च पर अवध में एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी रह रही थी। इस संधि की शर्त यह भी थी कि अवध के प्रशासनिक मामलों में, इंटरनल प्रशासनिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन ये रेजिडेंट उसके इंटरनल मामलों में भी क्या करता था? हस्तक्षेप करता था। ऐसे में अवध में अंग्रेजों के आंतरिक हस्तक्षेप के कारण प्रशासनिक व्यवस्था विधि व्यवस्था खराब हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। अवध राज्य का अंतिम नवाब कौन है? अवध राज्य का अंतिम जो नवाब है वो है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह शतरंज खेल का शौकीन था। विलासी जीवन जीता था। इन सबके कारण भी लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। एक और अंग्रेजों का हस्तक्षेप हुआ, उसके कारण भी लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ, और इसके शासन काल में भी विधि व्यवस्था और कमजोर हो गई। 1856 में, हटा दें इसको, एक मूवी है शतरंज का खिलाड़ी, देखें? नहीं, इसी का वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह इतना लग्जरियस लाइफ जीता था कि इसका एक प्रसिद्ध डायलॉग है कि अरे मुझे कोई जूते भी पहनाओ मैं भी भागूंगा। जब इसके राज्य पर अंग्रेज हमला कर देते हैं कि तुम्हारा राज्य प्रशासनिक व्यवस्था खराब हो गया है, तुम्हारे राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया जा रहा है, तो अफरा तफरी मच गई। सैनिकों ने विद्रोह भी कर दिया। ये इतना मतलब नकारा व्यक्ति था कि इसने ये कभी जूता भी अपने से नहीं पहना। भुलैया कौन सा भुलैया? हाँ, अच्छा लखनऊ का, हाँ यही
उसी का भूल तो रही है, उसका नाम थोड़ी है। कहाँ? बुलबुल है दिल्ली में। दिल्ली में है? दिल्ली में है। दिल्ली में, लखनऊ लखनऊ में। लखनऊ बड़ा इमाम नाम है उसका। बड़ा इमाम। तो यहाँ पर जो है ये इतना मतलब लग्जरियस लाइफ था कि अपना जीवन सारा का सारा जीवन नौकरों के भरोसे छोड़ दिया, चाटुकारों के भरोसे छोड़ दिया। प्रशासनिक व्यवस्था जब खराब हो गई तब 1856 में 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अवध को, यह इंपॉर्टेंट है, कुशासन के आधार पर, डिस एडमिनिस्ट्रेशन, कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तो किस वर्ष मिलाया गया? 1856 में। जिस वर्ष ये मिलाया गया, इसी वर्ष से अवध के सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि ये वो दुर्दशा नहीं, यहाँ के जो सैनिक थे वो दुर्दशा नहीं देखना चाहते थे जो बंगाल के साथ हो रहा था, जो हैदराबाद के साथ हो रहा था, जो मराठों के साथ हो रहा था। वो दुर्दशा अपने राज्य के लोगों के साथ या अपने लोग के किसानों के साथ नहीं देखना चाहते थे। तो यहीं पर देखें 1856 हो रहा है, यहाँ के कैसे सैनिक विद्रोह करेंगे। पहले लोकल लेवल पर सैनिकों को क्या किया जाएगा? दबाया जाएगा, और बाद में जो मेरठ है, ये मेरठ के सैनिक प्लान बनाएंगे कि एकजुट होकर के क्या करना है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनको आंदोलन करना है, विद्रोह करना है। लेकिन ये विद्रोह पहले से भड़क जाता है कहां पर? बैरकपुर की छावनी में। तो ये भी बड़ा राज्य क्या हुआ? ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बन गया। अब एक और राज्य है हैदराबाद। चलो हैदराबाद के बारे में भी हम आपको बताए कि इसका जो स्थापना है ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के काल में, मोहम्मद शाह के काल में 1724 में, और चिंतलिज खां के द्वारा, चिंतलिज खां के द्वारा किया गया। इसे ही निजाम उल मुल्क की उपाधि दी गई। मोहम्मद शाह ने इसे ही जो है वो निजाम उल मुल्क का उपाधि दिया। हो गया? मिला दिया मोहम्मद चिंतलिज खां ने सुकरखेड़ा युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिज खां को मराठा पेशवा बालाजी फर्स्ट
के सहयोग से पराजित किया, परंतु पालखेड़ा के युद्ध में या बालाजी फर्स्ट से पराजित बालाजी फर्स्ट से पराजित हो गया। मुबारिज खां मराठा पेशवा बालाजी फर्स्ट के सहयोग से पराजित किया। मुबारिज खां को मराठा पेशवा बालाजी फर्स्ट के सहयोग से पराजित किया। हो गया। पालखेड़ा की मोहम्मद शाह ने इसे आसफ जाह का भी उपाधि दिया। सर परंतु पालखेड़ा लिखा था। हाँ, पालखेड़ा। मोहम्मद शाह ने इसे आसफ जाह की उपाधि दी। सत्रह सौ 1848 में इसकी मृत्यु के उपरांत कोई भी योग्य नवाब नहीं हुआ। निजाम पहला राज्य था जिसने सर मोहम्मद खान के बाद मोहम्मद कहां पे पीछे से मोहम्मद शाह ने यहाँ से इस आसफ जाह की उपाधि दी। आसफ निजाम पहला राज्य था जिसने वेलेजली के साथ सहायक संधि करके अंग्रेजी सेना रखने को तैयार हो गया। रखने को तैयार हो गया। सर ये मोहम्मद शाह 2 उपाधि दिया था इसको। सर थोड़ा सा निजाम पहला राज्य लिखे। हाँ, निजाम पहला राज्य। हाँ, पहला राज्य है जिसने वेलेजली के साथ सहायक संधि करके अंग्रेजी सेना रखने को तैयार हो गया। अंग्रेजी सेना रखने को तैयार हो गया। हो गया। हो गया, हटा दें।
देखिए, सबसे पहले अब जितने भी बड़े राज्य थे वो सब ब्रिटिश राज्य का हिस्सा है और भारत में ब्रिटेन का एक बड़ा सा एम्पायर है। अब ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी को यह समझ में आने लगा कि हम लोग युद्ध में खर्च करके अगर इतना बड़ा राज्य पर इन्वेस्ट करेंगे तो इससे कंपनी को घाटा है। सुविधा मिल रही है फिर भी ये कम खर्च करना चाहते हैं। देशी राज्यों को जीत करके ब्रिटिश राज्य में मिला है जहां पर उनको किसी प्रकार का कस्टम टैक्स नहीं देना है, फिर भी अब ये युद्ध पर अपना खर्च कम करना चाहते हैं। तभी दो अंग्रेजी गवर्नर जनरल हैं, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, एक बंगाल का गवर्नर जनरल है, जिनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली, और दूसरा है भारत का गवर्नर जनरल जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा एक पॉलिसी लाया गया जिसका नाम है सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक थ्योरी लाया गया जिसका नाम है राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये दोनों ही सिद्धांतों का एक ही उद्देश्य है कि बिना युद्ध किए ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का विस्तार करना, भारत में देशी राज्यों पर अधिकार कर लेना, ये दोनों राज्यों का उद्देश्य था, दोनों नीतियों का उद्देश्य। क्योंकि अंग्रेज कितने ताकतवर हैं, इन्होंने भारत में इन युद्धों के द्वारा दिखा दिया। प्लासी, बक्सर, आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, आंग्ल सिख, ये कितने बड़े भारत में राजनीतिक शक्ति हैं। इन्होंने छोटे बड़े सभी देशी रियासतों को बीच ये साबित कर दिया कि वो अपराजय है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तब इन दोनों के द्वारा दो सिद्धांत लाए गए, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस किसको कहा जाता है, तो यह कहा जाता है लॉर्ड डुप्ले को। ये लॉर्ड डुप्ले कौन है? तो ये फ्रांसीसी गवर्नर है, फ्रांसीसी गवर्नर। फ्रांसीसी गवर्नर से ही सीखा था कौन? तो लॉर्ड वेलेस्ली। सब्सिडरी अलायंस मतलब जनक कौन है सहायक संधि का? तो कौन है? तो लॉर्ड डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर लॉर्ड डुप्ले। हो गया? क्या है सब्सिडरी अलायंस? बता सकते हैं कोई? चढ़ा दे इसको। क्या है ये सहायक संधि? पता है किसी को?
ट्रीटी अलायंस करता है ब्रिटिश, तो स्टेट्स को आर्मी रखने का नहीं रखने का अधिकार, आर्मी को स्टेट नहीं रखेगा, उसको ब्रिटिश ही आर्मी प्रोवाइड करेगा। बस, और बस इतना ही। टैक्स का आर्मी का जो खर्चा होगा वो भी जो स्टेट है वही देगा। जैसे हैदराबाद में जैसे सब्सिडी अलायंस किए ना, तो फिर हैदराबाद ही जो ब्रिटिश आर्मी देगी उसका खर्चा हैदराबाद ही देगा। आधा है ये, आधा भी नहीं है। चलिए देखिए, सहायक संधि क्या है? सहायक संधि जो है ना, वो देशी राज्यों के लिए सैन्य सहायता का प्रावधान है। ठीक है, सैन्य सहायता का प्रावधान है। इसके तहत यह प्रावधान है कि संधि करने वाले राज्य में ब्रिटिश आर्मी रहेगा, ब्रिटिश सेना रहेगा। इस ब्रिटिश सेना का खर्च देशी रियासत देगा, देशी राज्य देगा। देशी राज्य के सेना को अंग्रेज प्रशिक्षण देगा। अंग्रेज जो है वो क्या करेगा? प्रशिक्षण देगा। यह प्रावधान था किसके तहत? अंग्रेजों की तरफ से, कि हम ये सब देंगे, बशर्ते आपको क्या देना होगा कि जो आर्मी, मेरी आर्मी आपके यहां रहेगी, उसका खर्च उठाओ। और ये सब अगर लेना है तो ये जो देशी राज्य है ये एक शर्त देगा, एक कंडीशन देगा कि ये देशी राज्य बिना अंग्रेजी जानकारी के किसी राज्य अथवा कंपनी से समझौता नहीं करेगा। इसके बदले अंग्रेजों की क्या शर्त थी? अंग्रेजों की शर्त ये देशी रियासत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके तरफ से यह शर्त होगी कि वह ना किसी दूसरे राज्य के साथ और दूसरी कंपनी के साथ बिना अंग्रेजों को बताए हुए समझौता नहीं करेगा, संधि नहीं करेगा। और उसके तरफ से यह शर्त थी कि वह उसके इंटरनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके तरफ से यह शर्त थी कि वह उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पूरे बोर्ड पर देखिए और बताइए क्या कर रहा है अंग्रेज। नाम बना
डिवाइड कर रहा है। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के एक्सटर्नल और डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस, ये दोनों अपने हाथ में ले लिया। अब आप बताइए, ये प्रशिक्षण दे रहा है उसके सैनिकों को, तो इसी का ना ऑर्डर मानेगा? है अपना सेना है उस देसी राज का, इसका भी खर्च जो उसे उठाएगा वही देसी राज, इसका भी खर्च उठाएगा वही देसी राज, इसका प्रशिक्षण भी देगा ब्रिटिश, इसका, ये तो पूरी तरह से ब्रिटिश आर्मी है। तो ऐसे में बिना खर्च के एक बड़ी आर्मी खड़ा कर ले रहा है कौन? ब्रिटिश आर्मी। दूसरा चीज, जो इसके मित्र होंगे उन मित्रों का, जो मित्र होगा या शत्रु होगा, उन सब के साथ निजी समझौता कर सकता है, अर्थात उन सब देसी रियासतों का जो विदेश संबंध है वो सब क्या किया? धराशायी कर दिया। जहां तक शर्त है आंतरिक मामलों में ना हस्तक्षेप करने का, यह नाम मात्र का होता था। अंग्रेज हो ही नहीं सकता कि ऐसा नहीं करेंगे। इसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी आपको दिखाए, अवध। अवध की जो राजनीतिक स्थिति खराब हुई, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, वो इस यही कारण था कि ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट होते थे वो उनके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे, टाइम टू टाइम सलाह देते थे। क्योंकि अब इसको सलाह देने के लिए कोई मित्र है नहीं, कोई बताने के लिए मित्र है नहीं, तो बताएगा कौन? वही रेजिडेंट। और जब वही रेजिडेंट बताएगा, उसी के गाइडलाइन पर इंटरनल डिसीजन लेगा, तो राज्य भी किसके अनुसार चलेगा? ब्रिटिश कंपनी के अनुसार ही चलेगा। बिना जीते इन सब राज्यों को अपने पास कर लिया है। जिन जिन के साथ, जैसे बताया आपको, सतारा हो गया, नागपुर हो गया, इन सब राज्यों के साथ, छोटे छोटे राज्यों के साथ समझौता जब कर रहा था ब्रिटिश सरकार, तो ये राज्य सोच भी नहीं सकते थे कि ये आंतरिक रूप से खोखले हो जाएंगे। जब आंतरिक रूप से खोखले हो गए, जब इन राज्यों को पता चलेगा कि अंग्रेज हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप कर रहा है, जब इनको पता चलेगा कि अंग्रेज हमारा ही संसाधनों का एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ये जब अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सेना को खड़ा करेंगे, तो यही सेना उसके खिलाफ, जो पैसा जिससे ये सेना बढ़ रही है, उसी के खिलाफ ये क्या करेगा? रिवॉल्ट कर देगा। इसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसी सेना का प्रयोग करेगा उस राज्य में, क्योंकि राजधानी में ही रह रहा है। और जब राजधानी में रह रहा है, तो इसी सेना का प्रयोग उस राज्य के खिलाफ कर देगा और उसको ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बना लेगा। अब बिना खर्च किए वह छोटे छोटे राज्यों को देसी राज्य में क्या करेगा? ब्रिटिश राज्य में क्या करेगा? मिला देगा। बहुत सारे ऐसे राज्य होंगे जिसको बोलते हैं ना कि थेथर राज्य होता है, वो जान रहा है कि हमको जो मतलब शोषण कर रहा है, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, वरना वो पुराने जैसा हमको कर देगा, मिला लेगा, हमारी सत्ता छीन जाएगी। वो सोए हुए हैं, जो हो रहा है सो हो रहा है। तब आएगा डलहौजी। अब डलहौजी इनके इंटरनल मामले में हस्तक्षेप करेगा, डायरेक्ट कह देगा कि मैं वैसे सक्सेसर को नहीं मानता जिनका अपना ब्लड नहीं है, मतलब गोद लिए हुए बच्चों को मैं नहीं मानता। दूसरा, अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है तो मैं उसको भी नहीं मानता। अगर किसी देसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है तो उस लॉ एंड ऑर्डर के कारण जो मेरा व्यापार खराब हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए उसका अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है, दत्तक पुत्र है। इन सब पर जो है तय करने के लिए क्या हुआ कि उसने कहा कि वो अपना राज्य सरेंडर कर दे। किसको? ब्रिटिश राज्य। तो जिन राज्यों ने विरोध किया उसमें बहुत सारे राज्य थे, जैसे जीता, इसका एग्जाम्पल है कौन? झांसी। उसके बाद पेशवा, उसके बाद अवध में देखेंगे क्या, कौन थी? बेगम हजरत महल, उनका बेटा है कौन? बिल्जिस कादरी। तो इन्होंने राज्य हड़प की नीति का क्या किया? विरोध किया। और जब राज्य हड़प नीति का विरोध किया तो इसी के पैरेलल किस गुस्सा चल रहा है? किसका? अंग्रेज भारत में जो ब्रिटिश सेना है और उस ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सेना है उनका। ये राजा जो है वो उन भारतीय सेनाओं को क्या करेंगे? समर्थन दे देंगे। और जब समर्थन दे देंगे तो विस्फोट हो जाएगा। क्या? 1857 में। और यही है 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण। ये समझ में आ गया? अब आप लोगों के पास एक जो है पूरी तरह से अभी तक टुकड़ों में बटा हुआ भारत
है सब पर अंग्रेजों का अधिकार, लेकिन है टुकड़ों में। जो आपको बताए कि अंग्रेजों ने भारत को दो तरह से एक्सप्लॉइट किया, एक कॉलोनी के रूप में, दूसरा एम्पायर के रूप में। अब इसने कॉलोनी के रूप में वो किया कि भारत पर रूल कर रहा, एम्पायर के रूप में नहीं। और एम्पायर के रूप में कब करेगा? जब 1857 का विद्रोह होगा। उस विद्रोह में मुगल बादशाह की सत्ता को हटा देगा, और सत्ता को हटाने के बाद भारत को ब्रिटिश क्राउन के अंदर कर दिया जाएगा। तो राजनीतिक रूप में आपके पास एक टॉपिक बचा है, और वो टॉपिक है पोस्ट मुगल। ठीक है, वो बोलिए। मतलब ये जैसे अंग्रेजों का अलग अलग जगह अलग अलग कॉलोनी था, इस एरिया में उन लोग का, इन लोग में आपस में नहीं होता था अंग्रेजों में। अंग्रेज में कैसे होगा? सबका लॉ एंड ऑर्डर एक ही गवर्नर जनरल है। तो सबका गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर बताया ना आपको, पॉलिटिक्स बताया था ना कैसे कैसे इवोल्यूट हुआ था। तो सबका तो एक ही जब हो रहा था, कब? जब तीनों जगह, बंगाल में अलग गवर्नर था, मद्रास में अलग गवर्नर था, बॉम्बे में अलग, तब लड़ते थे। और उसी लड़ाई को दूर करने के लिए क्या किया गया? बंगाल का गवर्नर बनाया गया। बाद में ये भारत का गवर्नर बनेगा, बाद में ये वायसराय में लड़ेंगे। सबको ऑर्डर वही फॉलो करना है। ठीक है, हाँ क्या हुआ? ठीक है, तो आज यहीं तक।